Hello friends, so here we have came with the second part of the previous year series in which we were discussing the idioms which have came in the previous year question paper of the KVS exam and I hope ये idiom series जो है आपको benefit करेगी for your upcoming exams. So moving on with the second part, we are discussing the 5 most important idioms. The first idiom is hedge one's bet. इस ईडियम को समझने के लिए सबसे पहले वर्ड हेज का मतलब पता होना चाहिए. हेज का मतलब क्या होता है? जैसे हम जब गार्डनिंग करते हैं तो हम साइड में प्लांटेशन करते हैं, तो उस प्लांटेशन को या बाउंड्री बनाने को हम कहते हैं वी आर हेजिंग. ओके, वी आर हेजिंग द एरिया. तो उसको बाउंड्री बनाना या फेंसिंग करना, उसको हम हेजिंग कहते हैं. अब इस ईडियम का मतलब क्या होता है? इस ईडियम का मतलब होता है जब हमें कोई फ्यूचर में कोई लॉस पता है कि ऐसा हो सकता है या जो फेल्योर है हम ऐसा फेस कर सकते हैं, तो उसको फोरकास्ट करके हम पहले से ही कुछ प्लान्स बना लेते हैं जिससे कि हमें वो चीज़ वो सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, या अगर फेस करनी पड़े तो उसके एक हमें बैकअप प्लान हमारे पास होगा. तो उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कहते हैं दैट वी आर हेजिंग आवर बेट्स ऑन समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, सिंस ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ UPSC मेंस एग्ज़ाम, ही हेज्ड हिज बेट ऑन अदर सर्विसेज टू. जैसे कि UPSC एग्ज़ाम्स में अक्सर देखा जाता है कि जो एस्पायरेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा श्योर नहीं होते हैं कि उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, तो अक्सर लोग एक बैकअप प्लान रखते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ. डोंट टेक इट एज अदर वे, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू लर्न दिस ईडियम. इससे एक मिलता जुलता ईडियम है हेज समवन इन. हेज समवन इन का मतलब होता है किसी को जब हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर हम किसी चीज़ को कहीं पर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं दैट वी आर हेजिंग समवन और समथिंग इन सम प्लेस. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, तो इस पिक्चर में आपको एक सेंटर में कार पार्क दिख रही है ना, और ये इस कार के आसपास काफ़ी सारी कार पार्क्ड हैं. तो इससे क्या होगा कि इसकी जो मूवमेंट है वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड हो गई है. तो इस तरीके से हम इस ईडियम को समझ सकते हैं. लेट्स यूज दिस ईडियम इन अ सेंटेंस. आई फाउंड डिफिकल्ट टू टेक माई बाइक आउट ऑफ द पार्किंग बिकॉज आई गॉट हेज्ड इन बाय अदर कार्स. सो ऐसी सिचुएशन आपने अक्सर देखी होगी कि जब आप अपनी बाइक कहीं पे पार्क कर देते हो और थोड़े टाइम बाद अगर आप वापस आते हो तो देखते हो कि उसके आसपास काफ़ी सारी कार्स और बाइक्स जो हैं ऑलरेडी पार्क्ड हो चुकी होती हैं. तो आपकी जो बाइक है या आपका जो व्हीकल है उसका जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है. तो इस तरीके की सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये ईडियम यूज़ करते हैं दैट समथिंग इज़ hedged, or we can say hedge someone into something or hedge something into some particular place. Okay, आई होप ये ईडियम आपको समझ में आ गई है. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट ईडियम, अ पीस ऑफ केक. अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है जब कोई बहुत आसान काम होता है या जब हमें सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाती है, तो उसको हम कहते हैं दैट इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, performing the role of Jhilmil in the movie Barfi was not a piece of cake for Priyanka Chopra. अगर आपने बर्फी मूवी देखी होगी तो आप जानते होंगे कि उसमें जो झिलमिल का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था. तो इस सेंटेंस में मैंने यही कहा है कि जो झिलमिल का कैरेक्टर है बर्फी मूवी में, इट वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर प्रियंका चोपड़ा. बहुत ही आसान नहीं था. इसी से एक मिलता जुलता इडियम है अ पीस ऑफ माइंड या पीस ऑफ वंस माइंड. इसका मतलब होता है जब कोई बहुत ही एंग्री या बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है और उस फ्रस्ट्रेशन में वो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन या ऑनेस्ट फीलिंग्स किसी के सामने रखता है, तो उसको हम कहते हैं दैट ही इज़ गिविंग हिज पीस ऑफ माइंड.
अक्सर ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई इंसान बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड या एंग्री हो और उसमें वो कुछ बोल देता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ दिस idiom in a sentence. As soon as the neighbors started the loud music during late night, Ritika rushed in anger to give them a peace of mind. आई होप ये आपको idiom अच्छे समझ में आ गई है कि किस तरीके से हम इसको अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. इस तरीके से आप कई सेंटेंस फ्रेम करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. द नेक्स्ट idiom इज कट आउट फॉर समथिंग. जैसे हम जब कभी भी किसी एक पेपर पे कटिंग करते हैं या पेपर में कभी हम बीच में स्केच ड्रॉ करके उसकी कटिंग करके उसको निकालते हैं, तो वो जो स्पेस बनती है उसमें वो जो हमने कटिंग की है वही एग्जैक्टली फिट हो सकती है. यानी कि इस इडियम का मतलब ये होता है कि कोई इतना परफेक्ट हो कि हमें ये लगे कि ही इज़ टू सुटेबल फॉर दैट पोजीशन और फॉर दैट जॉब और फॉर एनीथिंग. अगर कोई इतना ज़्यादा सुटेबल होता है कि हमें लगता है कि इसके अलावा ये परफॉर्मेंस और कोई नहीं कर सकता था, तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं दैट ही और शी इज़ कट आउट फॉर समथिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल, actor Amjad Khan was the perfect cutout for the Gabbar Singh role in शोले. शोले मूवी तो सबने देखी है. उसमें सबको पता है कि जो गब्बर सिंह का रोल था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया गया था. एंड वी नो दिस थिंग ऑल्सो कि अगर अमजद खान की जगह अगर किसी और ने परफॉर्म किया होता वो रोल, तो शायद हमें वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि कट आउट फॉर समथिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट ईडियम इज़ जो कि इससे मिलती जुलती है, कट वंस वुल्फ लूज. इसका मतलब होता है टू गेट ड्रंक. मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेता है तो उसको हम कहते हैं कि ही इज़ ही हैज़ कट वंस वुल्फ लूज. इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है उसने. ओके, let's see how we can use this in our sentence. You have a presentation tomorrow, so don't go out and cut your wolf loose tonight. ठीक है, तो सजेशन दिया जा रहा है कि अगर क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंटेशन है कल, सो डोंट गेट सो मच ड्रंक दैट कल तुम प्रेजेंटेशन परफॉर्म ही ना कर पाओ. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम है एंड आई थिंक वी कैन यूज़ दिस इन आवर डेली कम्युनिकेशन ऑल्सो. टेक समथिंग लाइंग डाउन. टेक समथिंग लाइंग डाउन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को विदाउट एनी स्ट्रगल या विदाउट एनी ओपोजिशन हम ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं दैट वी आर टेकिंग समथिंग लाइंग डाउन. जैसे कि इस मूवी इस कैरेक्टर को तो आप सब जानते हैं. इस मूवी जो कि लगान मूवी है, लगान मूवी में सबके सामने एक चैलेंज आया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने लगान जो है डबल कर दिया था और सबको पे करना था. तो एवरीवन टुक इट लाइंग डाउन. ओके, सबने बिना ओपोजिशन के एक्सेप्ट कर लिया था. बट ही द मेन कैरेक्टर दैट वाज बीइंग प्लेड बाय आमिर खान, भुवन ने उसको ईजली या मतलब उसको आसानी से नहीं लिया एंड ही स्टूड अगेंस्ट दैट ऑर्डर. एंड उसने उसके लिए उसने चैलेंज भी एक्सेप्ट किया दैट ही विल प्ले द क्रिकेट एंड ही विल विन. सो मतलब इस इडियम का मतलब यही होता है कि जब आप किसी चीज़ को आसानी से स्ट्रगल बिना किसी स्ट्रगल के अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो यानी कि आप सिंपली उस चीज़ को बहुत बिना किसी अपोजिशन के एक्सेप्ट कर रहे हो. सो यू आर टेकिंग दैट थिंग लाइंग डाउन. सो वी कैन यूज़ दिस इन अ सेंटेंस लाइक दिस: Bhuvan did not take the lagan lying down. Okay. एक और सेंटेंस है जिससे आपको ये समझ में आ सकता है, जैसे कि Palestine did not take the Jerusalem issue lying down. It has started taking favor from United Nation countries. जैसे जेरूसलम का इशू जो अभी करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला है हमें कि जेरूसलम जो है वो कैपिटल डिक्लेयर कर दी थी इज़राइल की. तो इज़राइल और पैलेस्टाइन दोनों के बीच में जेरूसलम को लेकर एक
काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हुए थे। तो जब इसराइल की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जेरूसलम को, तो पैलेस्टाइन ईज़िली उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसने, एंड इट डिड नॉट मीन्स आसानी से उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके अगेंस्ट उसने कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाए। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ दिस ईडियम, दैट वी टेक समथिंग लाइंग डाउन। ओके, द नेक्स्ट ईडियम जो कि इससे कुछ मिलती जुलती है, टू टेक समथिंग एज इट कम्स। इसका मतलब ये होता है कि टू डील विद और मैनेज समथिंग एज इट ऑकर्स एज अपोज टू प्लानिंग फॉर इट बिफोर हैंड। मतलब ये कि जब हम किसी भी चीज़ को जब वो सामने हम उसको फेस करें, तब हम डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, ना कि पहले से हम डिसाइड करके रखें कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन लाइफ यू हैव टू टेक एवरी चैलेंज एज इट कम्स, देयर इज़ नो इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो जब हम किसी चीज़ को या किसी भी चैलेंज को जब वो सामने आ जाता है, या जब हम उसको रियल टाइम फेस करते हैं, तो उसी टाइम पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो उसको हम कहते हैं दैट वी आर टेकिंग समथिंग एज इट कम्स। हमने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की है उसके लिए। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, अ गुड लेसन ऑल्सो, दैट हमेशा हमें लाइफ में हर एक चीज़ को पहले से सोच के नहीं रखना चाहिए कि क्या होगा। Let it be, and we should take everything as it comes. I hope ये idiom आपको अच्छे समझ में आ गई है। नेक्स्ट idiom is head and ear. इसका मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ में डीपली या कम्प्लीटली इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको कहते हैं, उस एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं दैट वी आर हेड एंड ईयर इनटू दैट थिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जो इंडिया में फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हमेशा ये सुनने में आया है कि फार्मर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा डेप्थ में इन्वॉल्व होते हैं, डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अल्टीमेटली उनके पास सुसाइड अटैम्प्ट या फिर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। सो द सेम एग्जाम्पल वी हैव टेकन to express this meaning. Farmers in our country always remain in debt, head and ear. Okay, so इससे मिलती जुलती एक idiom है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक हेड एंड शोल्डर्स। ये idiom तो आपको एक आई डोंट हैव टू मेंशन किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, बट इसका मतलब क्या होता है, हेड एंड शोल्डर्स का मतलब होता है जब हम किसी जो एस्पायर मतलब कोई इतना अच्छा होता है किसी चीज़ में कि हम बोलते हैं कि ये बाकियों से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ही इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ दिस इन सेंटेंस। ही इज़ हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट एस्पायरेंट, यानी कि वो इतना अच्छा है किसी चीज़ में कि वी कैन नॉट कंपेयर हिम टू द अदर एस्पायरेंट्स और अदर कॉम्पिटिटर्स। तो जब कोई इंसान या कोई पर्सन किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड ही इज़ ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी दैट वी कैन नॉट कंपेयर हिम टू द other people who are there in the same competition, then we say that he is head and shoulders above them. और इसको हम याद करने के लिए मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की, लाइक ऑफ कोर्स ये एनिमेशन आपने देखा होगा, और इसमें जो कालिया कैरेक्टर है वो बाकी सारे फ्रेंड्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा उसका बॉडी बिल्डिंग हो रखी है। तो ऑफ कोर्स अगर कोई मतलब कंपटीशन वाली बात आएगी तो हमेशा वो हेड एंड शोल्डर्स होगा बाकियों सबसे, है ना, मतलब ही इज़ हेड एंड शोल्डर अबव रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो हम इसके कैरेक्टर के डीप डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि आई नो थोड़ी कंट्रोवर्सीज आ जाएंगी इसमें। सो आई होप कि आपको ईडियम समझ में आ गई है कि वेयर वी यूज़ दिस ईडियम।
So this was the second part, and if you have enjoyed learning this, just let us know by giving a thumbs up, and we'll soon come up with the next part. Thank you so much.